हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीए फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर। तो जितने भी बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका सब्जेक्ट जियोग्राफी है तो उनके लिए सीरीज चल रहा है। मेरा मोटो ये है कि जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उससे पहले, एग्ज़ाम होने से पहले मैं आपका सारे प्रश्न जो है मैं प्लेलिस्ट के थ्रू अपलोड कर दूं, ताकि वहां से आप जाके देख सकें और सीरीज़ और बुक का आपके पास कोई टेंशन ना हो। क्योंकि सीरीज़ जो है कभी कभार बहुत लेट आती है, तो क्योंकि हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए थोड़ा सा आपको समय चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए। जो कि सीरीज़ जो आता है तो टाइम बहुत कम आपको मिलता है पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे डाउट होते हैं आपके पास। तो इसलिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ प्लेलिस्ट के थ्रू आप जाके कंप्लीट आपका फिजिकल ज्योग्राफी आप देख सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है, मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि पहले क्वेश्चन से 17 क्वेश्चन तक हमने उसमें कवर किया है और टोटल आपको 8 यूनिट करना है। और एक और जानकारी, जो टोटल 8 यूनिट है, इन्हीं यूनिट में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रहे हैं जो लगभग आपका 8 यूनिट तक जाते जाते 150 तक का क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसे कि इसमें शब्द सीमा की बात करें तो लगभग 50 शब्द सीमा होता है, क्योंकि सबसे छोटा ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जानकारी ज़्यादा हो गई, अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ आपको सुनना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि आपको जो लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन ये सब देखने को मिलेंगे तो वहाँ से आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको सुनना है ताकि आपको नया ना लगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है कि महासागर जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जल सागरों में पाया जाता है। उत्तर है कि महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है और यह खारे पानी का विशाल क्षेत्र है। यह पृथ्वी के 71% भूभाग को ढके रहता है और विश्व के महासागरों एवं सागरों का क्षेत्रफल 367 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विश्व का लगभग 98% जल सागरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व के 5 महासागर कौन है। तो विश्व के 5 महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर, या उसी को दक्षिणी महासागर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभागों को कहते हैं। इसके अंतर्गत सागर निहित लगभग 600 फुट तक की महाद्वीपीय मग्न तट भूमि तथा महाद्वीपीय मग्न तट को भी सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 21 नंबर है कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एशिया महाद्वीप। अब उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप, क्योंकि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पश्चिमी में इसकी सीमाएं यूरोप से मिलती है। विश्व के कुल भूभाग का 30% एशिया में है। एशिया में पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का 8.8% हिस्सा है और यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। एशिया को 48 देशों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपका एक भारत भी आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि दूसरे नंबर पे है और ये 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश से एवं 17 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर से 51 डिग्री 23 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और ये जो आपको डिग्री और मिनट जो दिया है, मैं आपको इसको ग्राफ के जरिए मैं समझाऊंगी। ये अक्षांश रेखाएं हैं स्थिति को जो दर्शाती है, ठीक है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और मुख्य मध्यवहन रेखा 0 डिग्री अफ्रीका महाद्वीप के घना देश की राजधानी अरफा शहर से होकर गुजरती है। अफ्रीका ऊंचे पठारों का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का धरातल प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो देखिए 17 क्वेश्चन के बाद यहाँ हम 18 क्वेश्चन से स्टार्ट किए और आपको 44 क्वेश्चन
तक यहाँ जाना है। यूनिट 2 में 44 क्वेश्चन तक जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भू संतुलन क्या है। अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित विभिन्न भागों जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि एवं गहराई में स्थित भागों, झील, सागर आदि भौतिक या आंतरिक स्थिरता की दशा को ही भू संतुलन की दशा कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, पालवी हिम क्या है। सागरीय जल में तैरते बड़े बड़े हिमखंड, बर्फ के खंड को कहते हैं हिमखंड, के पालवी हिम कहते हैं। और इस हिम राशि का अल्पांश 1/9 भाग जल के ऊपर दिखाई पड़ता है और अधिकांश जल में डूबा रहता है। इनका अधिकांश भाग 8/9 भाग जल के नीचे डूबा रहता है और यह जलयानों के लिए एक बड़ा अवरोधक होता है। जैसे आपने टाइटैनिक जो पनडुब्बी थी उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अंदर जो चट्टानें होती हैं उससे जाके वो टकरा गई थी। तो ऐसे ही ये जलयानों के लिए भी बहुत खतरे का होता है, क्योंकि पता नहीं होता है, उस बर्फ़ रहता है और उसमें जाके वहाँ पे लड़के खतरा कर सकता है, ठीक है। तो तटीय हिम के विलग पालवी हिमशैल प्रायः आयताकार एवं सपाट पृष्ठि वाला होता है, परंतु किसी हिमनद से विलग मतलब अलग होने वाला आइस वर्ग अनिश्चित आकार का होता है। पालवी हिमशैल के प्रधान स्रोत उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनलैंड और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका का विशाल हिम चादर है। तो कहाँ कहाँ पे, जो ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब यहाँ पे और फिर ये नीचे वाले भाग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तैराव का नियम, ठीक है। तैराव का नियम, तरल भाग में किसी भी वस्तु के तैरने के लिए उसका 9 भाग तरल में तथा 1 भाग तरल भाग यानी कि जल के ऊपर होना चाहिए। इसी को तैराव का नियम या तैराव का सिद्धांत कहते हैं। सर चार्ल्स एरी ने भू संतुलन के संदर्भ में इसी सिद्धांत का परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में हम जानेंगे एरी और पराट के नियम, ठीक है। जो इन्होंने लकड़ी के जो नाव होती हैं वो कैसे काम करती है, तैरती हैं, और जैसे इसमें बताया गया है कि वस्तु जो तैरने के लिए उसका 9 भाग तरल में यानी कि अंदर, ठीक है, जल के अंदर होना चाहिए और 1 भाग तरल भाग जल के ऊपर होना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं, तैराव का नियम। क्वेश्चन नंबर 27 है, समस्थिति संतुलन पर एरी के विचार, ठीक है। एरी और प्राट के नियम है। तो यहाँ पे एरी के विचार क्या है, कैसे इनके माइंड में क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को हम समझते हैं। एरी ने विभिन्न स्तंभों जैसे पर्वत, पठार, ये पर्वत हो गया, ये पठार, ये मैदान आदि के घनत्व को एक जैसा माना और उन्होंने विभिन्न मोटाइयों के साथ एक समान घनत्व के विचार को सुझाया। पृथ्वी की ऊपरी परत हल्के पदार्थों से बनी है और इस परत में सिलिका एल्युमिनियम भारी मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो है 3 परत पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये ऊपरी जो भाग है इसको बोलते हैं सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है ना, पपड़ी, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो ये काफ़ी क्या होती है कि हल्के पदार्थों से बनी हुई होती है, मतलब थोड़ा कमज़ोर टाइप का, ठीक है। पपड़ी, जैसे रोटी होता है तो रोटी के ऊपर वाला जो भाग होता है जो फुला हुआ होता है तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, वैसे ही ठीक ये है। तो इसमें सिलिका और एल्युमिनियम भारी मात्रा में घनत्व होता है। और एरी ने माना कि सियाल से बनी भूपट्टी सीमा की परत ऊपर तैर रही है। भूपट्टी की परत का घनत्व एक समान है, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। इसी कारणवश इनकी जड़ें विकसित हो गई और या नीचे गहराई में सीमा स्थापित हो गई। मतलब ये कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो पर्वत है, पठार है, ये मैदान है, तो इनका घनत्व एक जैसा माना है, मतलब इस सिद्धांत को साबित करने के लिए, ठीक है। तो ऊपर का ये जो भाग है ना पृथ्वी के ऊपर, तो पर्वत तो चूँकि बहुत बड़ा होगा, मैदान तो बहुत नीचे होगा और पठार पर्वत से नीचे होगा। लेकिन ये जो पानी के अंदर की जो भाग है ना, इसकी बात कर रहे हैं,
इस चीज़ की बात कर रहे हैं, नीचे वाले भाग को, कि ये सभी क्या है कि समान होते हैं। ठीक है, सीमा परत तैरती रहती है और भूपट्टी की परत का घनत्व एक समान है, जबकि इसके विभिन्न स्तंभों की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक, प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भू संतुलन पर प्राट का विचार कीजिए। अब प्राट महोदय हैं, ये कहते हैं कि प्राट ने विभिन्न ऊंचाइयों के भूभागों को अलग अलग घनत्व का माना। ठीक है, और ऊंचे भूभागों का घनत्व कम है, जबकि कम ऊंचाई वाले भूभागों का अधिक है। अगर कोई ऊंचा स्तंभ है तो उसका घनत्व कम होगा, और अगर कोई स्तंभ छोटा है तो उसका घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। इसका सही मानते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न ऊंचाइयों के सभी स्तंभों की क्षतिपूर्ति अधस्तर की एक निश्चित गहराई पर हो जाती है, और इस प्रकार से एक सीमा रेखा खींच दी जाती है जिसके ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों का दबाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे जाते हैं कि ज्वालामुखी का अर्थ बताइए। एयरी और प्राट का ये जो थ्योरी है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से फिगर से आपको समझाऊंगी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 100% ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि ज्वालामुखी का अर्थ बताइए। तो ज्वालामुखी का शाब्दिक अर्थ है जिसके मुख से आग की ज्वाला निकलती है। ज्वालामुखी, ज्वाला मतलब आग, मुखी मतलब मुख की उद्गार। जब ज्वालामुखी से लवा निकलते हैं तो उसको उद्गार बोलते हैं। तो उस समय पदार्थ निकलते हैं वो प्रायः अत्यधिक ताप के कारण लाल अंगारे जैसे होते हैं, और दूर से ये आग की लपट की तरह लगते हैं। इसी प्रकार कुछ ज्वलनशील गैसें होती हैं जिनके प्रज्वलित होने पर लपटें उठती हैं। ज्वालामुखी एवं आग की ज्वाला से कोई संबंध नहीं हो, मतलब ज्वालामुखी एवं आग की ज्वाला में कोई संबंध नहीं। ठीक है, ज्वालामुखी दूसरा होता है और आग की जो ज्वाला है वो दूसरा होता है। जैसे आमतौर पर जैसे घरों में कहीं आग लगी थी उसमें और फिर उसमें, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आग जलता है तो सिर्फ आग आपको दिखता है, कोई समान वस्तु जल रहा है, लेकिन उसमें क्या है ना कि बहुत तरल रूप से आपको मैग्मा देखने को मिलेगा, इसलिए उसमें कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि ज्वालामुखी का वर्गीकरण कीजिए। तो उद्गार के अगर हिसाब से देखें तो ये दो प्रकार के हैं। एक तो ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, जिसमें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, मतलब जो पृथ्वी है ना उसके केंद्र से जो यहाँ से निकलती है वो ज्वालामुखी, हयावन प्रकार की उद्गार वाले ज्वालामुखी। दूसरा स्ट्रोबलियन प्रकार की ज्वालामुखी, वुल्केनियन प्रकार के ज्वालामुखी, विसुविस प्रकार के ज्वालामुखी और पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी के प्रकार है जो उद्गार के अनुसार इसको वर्गीकरण किया गया है। दूसरा यही है दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी, इसमें उद्गार की अवधि, दूसरा ये उद्गार की अवधि के अनुसार वर्गीकरण, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी, मतलब जिसमें से ज्वालामुखी ऐसे लावा मैग्मा है निकलता रहे तो मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। वही दूसरा प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी जो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तीसरा शांत ज्वालामुखी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि विषुवतुल्य ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी के विस्फोट के समय गैसों की तीव्रता के कारण लावा पदार्थ आकाश में अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ज्वालामुखी बादल का आकार फूलगोभी के समान होता है। जब विस्फोटित पदार्थ काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं तो गैस एवं वाष्प से निर्मित ज्वालामुखी बादल गोलाकार हो जाता है। इस प्रकार का उद्भेदन 79 ईस्वी में विसुविस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी तो हमने जान लिया, और सक्रिय ज्वालामुखी में आपको 2-3 ज्वालामुखी का नाम याद होना चाहिए, और जागृत ज्वालामुखी में भी, प्रसुप्त ज्वालामुखी में। तो जागृत ज्वालामुखी में जिन ज्वालामुखियों से लावा गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलती रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जागृत है, मतलब जगा हुआ है, सक्रिय है, तो वो काम कर रहा है, ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे इटली का एटना है, तो इस चीज़ से याद रखेंगे इटली का एटना और स्ट्रोम्बली इसी प्रकार के ज्वालामुखी हैं जो इन ज्वालामुखियों से सदैव प्रज्वलित गैसें निकला करती हैं, जिसमें आसपास के भाग प्रकाशमान कहते हैं। स्ट्रोबली जो है
स्ट्रोमली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। तो कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत हो जाती हैं और उसमें से पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है, जिससे अपार धन जन की हानि उठानी पड़ती है। और ऐसे ज्वालामुखी को जिनके उद्गार के समय तथा स्वभाव के विषय में कुछ निश्चित नहीं होता और तथा वो वर्तमान समय में शांत से नज़र आते हैं, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी कहलाते हैं। और वे ज़्यादातर मतलब निष्क्रिय रूप से ही हो जाते हैं। उसके बाद है शांत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसके मुख में जल आदि भर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे ये ज्वालामुखी है, यहाँ से ये निकलता है, ठीक, यहाँ जो क्रेटर, ठीक, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है, यहाँ से निकलता रहता है और ये जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे गड्ढा जो होता है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है कि पानी, वहाँ पे जल आदि भर जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है। वहीं पे क्रेटर झील का निर्माण होता है, तो पुनः उसके उद्गार की संभावना नहीं रहती है। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार जिसमें बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ, ऐसे ज्वालामुखी को ही शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण बताइए, क्यों ज्वालामुखी जो है निकलते हैं, उसके उद्गार के कारण क्या है। तो पहला कि ज्वालामुखी भूपटल के कमज़ोर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद है कि ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत से संबंधित है जो बेसाल्ट की बनी है और इसी स्थान से लावा ऊपर आता है। तीसरा कारण ये है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टान की परत से संबंधित नहीं है। इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण अत्यधिक ताप से कई प्रकार की चट्टानों के पिघलने से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है। तो ये मैं आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छे से मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि धुआरे क्या है। धुआरे या उसी को बोलते हैं धूम्र छिद्र, लैटिन भाषा के फ्यूमरोल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है कि ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस जो है वाष्प निकलता है रहता है। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि मानो जोरों से धुआं की ओर धुआं निकल रहा है। इसी कारण इसे धूम्र छिद्र या धुआरे कहते हैं। ये आप पहाड़ों इलाकों में ज़्यादातर अब देखने को मिलेगा, पहाड़ों पठारी इलाकों में जो धुएं जैसे लगेगा कुहासा है, ठीक है। आपको कुछ ही दूरी तक दिखाई देगा, बाकी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ धुआं ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भूसन्नति की अवधारणा। भूसन्नति भूविज्ञान तथा भूआकृति विज्ञान की एक अपेक्षाकृत पुरानी संकल्पना और शब्द है, जिसका व्यवहार अभी भी कभी कभी ऐसे छिछले सागरीय द्रोणियों के लिए जिसका व्यवहार अभी भी किया जाता है और जिसमें अवसाद जमा होने, तली के धसाव की प्रक्रिया चल रही है। देखिए भूसन्नति किसे कहते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि ये गड्ढा है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये इतना गड्ढा बना कैसे, पहले कभी तो इतना रहा होगा, यहाँ पे धीरे धीरे दबाव पड़ने पे धंसा हो गया होगा, ठीक। फिर अंदर चूँकि ये मुलायम मिट्टी होती है और जैसे बाहर से अगर नदी सागर जो भी है मिट्टी अपने साथ मालवा जो भी लेके आता है और यहाँ पे अगर आता है दबाव पड़ता है, तो ये जो नीचे की मिट्टी है ना, नीचे ये बैठती जाती है। एक समय ऐसा होता है कि पूरे ये इस तरीके का ऐसे धंसता जाता है। इसी को ना भूसन्नति की अवधारणा कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो हाल और डाना ने भूसन्नति की परिकल्पना अपलेशियन पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अपनति किसे कहते हैं। तो अंतर्जात बलों के कारण, मतलब जो अंतर्जात मतलब अंदर के जो बल के कारण जो भी हलचल होती है, भू संचलन होती है, तो क्षैतिज संचलन में उत्पन्न संपीड़ात्मक बल के कारण परतदार शैलों में उत्पन्न वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उठा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, अपनति, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि अंतर्जातीय बल के कारण जो क्षैतिज संचलन के उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण जो परतदार शैलों में उत्पन्न वलन मतलब मोड़ होता है, ठीक है, के ऊपर उठे हुए जो भाग है, तो ये वलन
ये क्या है, मोड़ ही तो है, ऐसे ऊपर उठा है, ऐसे मोड़ के इसे उठा होगा, तो यहाँ पे क्या है, वलन, फोल्डिंग पड़ा है, ठीक है, फोल्ड हुआ है। तो वलन के ऊपर उठे हुए जो भाग है, तो ऊपर उठे हुए भाग ये है, तो इसको क्या कहते हैं, अपनति। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संपनति किसे कहते हैं। तो वलित पर्वतीय क्षेत्रों में जब एक बृहद अपनति के अंतर्गत कई छोटे छोटे अपनतियाँ जैसे इस तरीके के हो जाए, छोटे छोटे कई तरह के ये अपनतियाँ जो हैं, अभिनतियाँ बन जाती हैं, तो उस संरचना या आकृति को क्या बोलते हैं, समनति, ठीक है, क्योंकि एक ही जैसा तो है थोड़ा बहुत, तो उसी को बोलेंगे समनति। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, प्लेट विवर्तनी क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस पर हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि प्लेट विवर्तनी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो पृथ्वी के स्थल मंडल में बड़े पैमाने पर होने वाली गतियों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों के रूप में धरातलीय उजावच के निर्माण तथा भूकंपीय और ज्वालामुखीय जैसी घटनाओं के भौगोलिक विवरण की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का विकास। सन 1955 में सर्वप्रथम कनाडा के भूवैज्ञानिक जे टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। वर्ष 1667 में मैकेंजी मॉर्गन पार्कर पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्लेट के एक दूसरे के सापेक्ष होने वाले संचलन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिक कहते हैं। प्लेट आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेट क्या होती है। तो जैसे कि हमारा ये पृथ्वी है ना, जैसे एशिया महाद्वीप, ये ऐसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी जितने भी बने हैं ना, ये एक समय में एक साथ जुड़ा हुआ थी। बाद में क्या हुआ ना कि इसमें हलचल हुई, विस्फोट हुआ जैसे, तो ये दूर दूर तक ये क्या हो गई कि बट गई। तो ये जो है ना, अभी आने वाले समय में क्या है कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका का जो ये पूर्वी भाग है, ये कभी भारत में जाके इधर से टकराने वाला है, क्योंकि यहाँ से बीच में ये टूट रहा है। तो मतलब ये प्लेटें क्या हो रही है, खिसक रही हैं। तो इस तरीके से उसको हम प्लेट कहते हैं। उसके बाद प्लेट के संचरण के कारण क्या है कि प्रमुखतः संवहन तरंग, कटक, दबाव, मतलब जो प्लेट ये जो है, अगर ये प्लेट यहाँ पे है तो ये क्यों, मतलब यहाँ पे कैसे ये जा रही है, अपने मन से तो नहीं, कोई तो शक्ति होगी, कोई तो बल होगा जिसके कारण ये जा रही है। तो उसका कारण ये है संवहन तरंग, क्योंकि संवहन तरंग है जो ना ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है। तो ये क्या है, और ये इधर खिसकाएगा, ठीक, और ये ऐसे, तो ये प्लेटें इधर खिसकती है और फिर ये प्लेटें इधर खिसकती है, और ये यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, पहाड़ों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ पे सागर का भी निर्माण हो जाएगा। तो यही प्लेटों का संचरण हो जाएगा। अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसी को बोलते हैं प्लेट चरण। तो संवहन तरंग, कटक, दबाव भी पड़ेगा, तो स्लैब, खिंचाव, कोई चीज़ें अगर हम खींचते हैं, जैसे मान लीजिए ये रबड़ है, ठीक, अगर हम इसको खींचते हैं दोनों तरफ से, तो बीच में क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और ये यहाँ से टूट जाएगा, टूटेगा उतना तेज़ी से ना, तो ये तुरंत ये वाला जो भाग है ना कहीं इधर आएगा और फिर ये कहीं इधर जाएगा। सेम यही चीज़ है, ठीक है, और इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद क्या बोला है कि जिसमें संवहन तरंगों का योगदान सर्वाधिक होता है। उल्लेखनीय है कि संवहन तरंगों की उत्पत्ति तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण गर्म गलित पदार्थ अर्थात मैग्मा के प्रभाव से होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संरचनात्मक प्लेट किनारा। संरचनात्मक प्लेट किनारा तापीय संवहन तरंगों की ऊपरमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। इसके सहारे से एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर उठता है और ठोस होकर नवीन मतलब नया भूपट्टी का निर्माण करता है, और इन प्लेट किनारों को संरचनात्मक प्लेट किनारा कहते हैं तथा इस तरह की प्लेट अपसारी प्लेटें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भूकंप मूल एवं भूखंड
अधिकेंद्र को परिभाषित कीजिए। भूकंप मूल एवं भूकंप अधिकेंद्र को परिभाषित कीजिए। धरातल के नीचे जहाँ भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, ठीक है, उस स्थान को हम कहेंगे भूकंप का उत्पत्ति केंद्र, जहाँ से स्टार्ट होगा। और भूकंप मूल कहते हैं, मतलब जहाँ से कोई चीज़ें स्टार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे या तो मूल बोलेंगे। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, तो मान लीजिए ये तो अंदर से भूकंप स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये इधर 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 जहाँ कहीं भी जाए, ठीक, तो अलग अलग जगहों पे यही देखा जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट चल के मान लीजिए इधर के क्षेत्र में अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे एपिसेंटर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अधिकेंद्र, क्योंकि ये तो पृथ्वी पे यहाँ पे देखा जाएगा और ये है आंतरिक। तो ये चीज़ को आप समझ में आएगा होगा। आपको यहाँ पे कहेंगे मूल या केंद्र, लेकिन जैसे यहाँ भी आपको अधिकेंद्र बोलेंगे, यहाँ भी बोलेंगे, यहाँ भी बोलेंगे, मतलब पृथ्वी के ये किसी भी सतह पर ये अधिकेंद्र हो सकता है। तो आज का ये जो यूनिट सेकेंड था ये कंप्लीट हुआ और हम अगले वीडियो में यूनिट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं इसमें समझ रही हूँ बहुत कम समझा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और बहुत कम है, ठीक है। तो कोई समझाने से उतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को बस देखे रहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हम लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मतलब ये भी आपको कंप्लीट हो जाएगा और वो भी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहले हम कंप्लीट कर लें 8 यूनिट तक। तो हमारा 2 यूनिट कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। और जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।